मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी को नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपकी क्लासेस सारी जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है आप सारी देख रहे होंगे। तो हम डेली क्या पढ़ाते हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हम जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही होती है उस दिन न्यूज़पेपर्स में, चाहे वो द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या कोई और न्यूज़पेपर हो, उसमें जो भी लगता है कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिससे आपके एग्जाम में आने वाले जो भी एग्जाम्स होने वाले, परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको मैं यहाँ पे सारे डिस्कशन करती हूँ। तो हम डेली क्या करते हैं, क्लास अभी स्टार्ट करते हैं, पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो भी करंट अफेयर्स डेली हो रहा है, जो भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, वो हमारे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग मिला है। तो पूछा है कि जो कोरापुट काला जीरा राइस है ये कहाँ का है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए ये जो राइस है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है और ये इसे जीआई टैग भी दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, ओडिशा है, दूसरा झारखंड है, तीसरा बिहार है, चौथा आसाम है। चलिए अपना जो भी आपको लग रहा है आंसर सही है वो मार्क करिए। हमारा सही आंसर क्या है, ओडिशा। तो ओडिशा का ये राइस है कोरापुट काला जीरा, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ओडिशा की कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग दिए गए, उनको एक बार देख लेते हैं हम। पहले कोरापुट काला जीरा राइस हो गया हमारा। लांजिया सौरा पेंटिंग्स ये भी है, ठीक है, पेंटिंग्स वहाँ की हैं, उनको दिया गया है जीआई टैग। डोंगरिया कॉन्सोल ये इसको दिया गया है। खजूरी गुड़ा, देखवाल माझी, सिमलीपाल काई चटनी ये आपको पढ़ाया था ना, अभी हाल ही में पढ़ाया था मैंने। और नयगढ़ कोंटेई मुंडी बैगन ये चीज़ें हैं, इनको सबको जीआई टैग दिया गया है। जो सिमलीपाल काई चटनी है ये छत्तीसगढ़ में भी है, वहाँ पे भी बनाई जाती है। तो आई थिंक ये लगता है ये कॉमन है, इसलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, हाल ही में पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। पर्पल उत्सव जो मनाया गया 2024 में, उसका आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है। इसका आंसर जो है सही मार्क करिए। इसका सही आंसर क्या होगा, गोवा। गोवा में हाल ही में क्या मनाया गया, पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया है, आप इसको याद रखिएगा। गोवा में हाल ही में और भी चीजें मनाई गई हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन कौन से उत्सव वहाँ पे मनाए गए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है। हाल ही में एमपी में स्टार्ट किया गया फूड स्ट्रीट। वहाँ पे क्या होगा, जो भी हम फास्ट फूड वगैरह खाते हैं वो चीज़ें नहीं होंगी, जो हेल्दी फूड्स होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। सफाई का बहुत ध्यान दिया जाएगा और जो आरओ वाटर है वहाँ पे पानी वही यूज़ किया जाएगा। मतलब जो वो स्ट्रीट होगी वहाँ पे जो भी फूड मिलेगा वहाँ पे आपको हेल्दी फूड ही प्रोवाइड किया जाएगा। हर स्टेट में या हर ज़िले में ये खोलने का मतलब नया लक्ष्य लिया गया है। अभी पहली ही खोली गई है, पहली कहाँ खोलेगी, एमपी में खोलेगी, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें पूछा है कि उसका नाम क्या है, जो स्ट्रीट खोली जा रही है, जो फूड स्ट्रीट खोली जा रही है उसका नाम क्या है। तो देखते हैं हम। ऑप्शन क्या है, प्रसादम है, रसोई है, बाल भोजन है, भोजनालय है। तो आप मार्क करिए आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है इसका। अगर आपको पता है तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर क्या है, प्रसादम। प्रसादम है वो नई फूड स्ट्रीट का नाम है जो हाल ही में एमपी में स्टार्ट किया गया है। 100 खोलने की जिम्मेदारी, मतलब 100 खोलने की योजना है, अभी पहला ही खोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाल ही में किसी विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये जितने भी नाम है ना वो आधे आपको पता है, मैंने पढ़ाए हैं ऑलरेडी। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर आपको पता है कि कौन कहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो इसे पूछा गया है WTO का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत की तरफ से WTO में राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन देखते हैं हम। विकासशील पहले ऑप्शन हमारे हैं, सेंथिल पांड्यान दूसरा ऑप्शन है, शशि सिंह तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, ऋत्विक रंजन पांडे। ऑप्शन सही जो भी आप मार्क करिए। सही ऑप्शन क्या है, सेंथिल पांड्यन, ठीक है। आपको बताया था शशि सिंह जो एरिया था रबड़ उद्योग था उससे रिलेटेड था, उसके स्टार्ट उसमें उनको नियुक्त किया गया है, कुछ तो याद होगा आपको। ऋत्विक रंजनम पांडे हैं जो हमारा अभी 16वां वित्त आयोग है उसमें नियुक्ति हुई है इनकी, आपको पता है उसके अध्यक्ष तो कौन है, ठीक है, नाम जरूर बताइएगा। विकासशील है, आप इनको बताइएगा इनको कहाँ नियुक्त किया गया, किस चीज़ में नियुक्त किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या, हाल ही में 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, पूरी लिस्ट दी थी, इसमें सबके बारे में लिखा था कि कौन सी बेस्ट फिल्म है, उसमें किसको अवार्ड दिया गया है, बेस्ट फिल्म एक्टर का या एक्ट्रेस का, म्यूजिकल में कौन सी फिल्म श्रेणी में कौन सी अच्छी फिल्म है। आप एक बार कल का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा है, क्या है, 21वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ओपेनहाइमर, माइस्ट्रो और रस्टिन, बताइए किसे दिया गया है। मैं आपको बताया था 2 फिल्में बहुत चर्चित रही हैं जब आई थी, एक ओपेनहाइमर और एक बारबी थी। इन 2 फिल्मों को बहुत ज़्यादा सराहा गया था और ज़्यादातर अवार्ड्स वगैरह भी इन्हीं फिल्मों के नाम में हुए। तो बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है, ओपेनहाइमर को दिया गया है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया है, आप बताइए। ऑप्शन हमारे देखते हैं, PSLV C58, PSLV C57, 56, 55। जो ये हमारा है ना, जो लिखा हुआ पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ये शॉर्ट फॉर्म में है पोएम, ठीक है। आपको थोड़ा सा याद भी रखना चाहिए कि क्या है उसके बारे में, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। इसका सही ऑप्शन क्या है, PSLV C58 है जिसमें परीक्षण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें देखो पोएम का फुल फॉर्म क्या है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल और PSLV स्टेज 4 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। आपको PS जो पोएम का है फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो आज का करंट अफेयर्स है उसको स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला टॉपिक क्या, केरल की एक महिला है जिन्होंने हाल ही में UAE दुबई में एक COP28 की समिट हो रही थी, मतलब उससे रिलेटेड कोई फंक्शन चल रहा था, वहाँ पे 100 से अधिक भाषाओं में गाना मतलब सिंगिंग की है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि लास्ट उन्होंने ही बनाया था और उन्होंने ही ये तोड़ा है। तो उसके बारे में देखते हैं कि नाम क्या है उनका, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं और उन्होंने कितनी भाषाओं में कहाँ से कैसे गाना गाया है या कैसे सिंगिंग की है। अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है 100 से ज़्यादा भाषाओं में गाना गाना। आई थिंक 9 घंटे अप्रॉक्स उन्होंने कंटिन्यू सिंगिंग की है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में गाने गाए हैं। देखते हैं क्या है, सुचेता सतीश नाम है। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में महिला का नाम बताइए जिन्होंने 100 से ज़्यादा भाषाओं में गाना गा करके गिनीज रिकॉर्ड कायम किया है। तो क्या नाम है उनका, सुचेता सतीश नाम है, 16 वर्ष की है ये, ठीक है। 140 भाषाओं में गाना गाए, तो टोटल 140 लैंग्वेज में उन्होंने गाने गाए हैं। इसमें क्या है, दुबई UAE में कंसर्ट फॉर क्लाइमेट में जो COP28 का हिस्सा था, ये कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने ये गाने गाए हैं। फिर इसमें क्या है, भाषाएं कौन कौन सी यूज़ की है, तो 29 भाषाएं इंडियन भारतीय हैं और 91 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं सब मिलाकर के उन्होंने गाने गाए हैं। इससे पहले इन्होंने खुद का ही मतलब इसके पहले जो रिकॉर्ड बना था इन्होंने खुद ही बनाया था। 2008 में इन्होंने 16 भाषाओं में गाना गाया था। तो आपसे पूछ सकता है कि इनको पहली बार इन्होंने इतनी भाषाओं में गाने गाए, नहीं, इसके पहले भी इन्होंने गाने गाए हैं, बहुत सारी भाषाओं में गाए हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई है। अंतर्देशीय मतलब एक देश से दूसरे देश में या हमारे देश में ही अलग अलग जगहों पर जाने के लिए जो जल मार्ग उनको विकसित किया जा रहा है, क्योंकि जल मार्ग से बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कोई भी सामान आप रोड से भेजें, मतलब रोड रूट से, ट्रेन से भेजें, प्लेन से भेजें, लेकिन उसमें क्या है, हमारा लागत ज़्यादा आती है, फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि उसमें चीज़ें अलग तरीके से चलती है। लेकिन अगर आप कोई भी व्यापार कोई भी चीज़ करें जल मार्ग के थ्रू, वो सस्ता होता है। आप देखेंगे अगर देखेंगे व्यापारियों जो पुराने ज़माने में 100-200 साल पहले अगर व्यापार स्टार्ट हुआ था तो वो जल के थ्रू, पानी के थ्रू, समुद्र के मार्ग से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बहुत कन्वीनियंस होता है उसमें, मतलब आपकी खर्च कम आता है और आपको लाभ ज़्यादा होता है। तो वही तो कोशिश की जा रही है कि जो भी जलमार्ग हैं उनको विकसित किया जाए भारत में और उनके थ्रू व्यापार किया जाए ताकि हमें फ़ायदा हो। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल देखिए क्या है, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, ये जो हमारे मंत्री हैं बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग के जो मंत्री हमारे हैं, अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसे 45,000 करोड़ रुपए का निवेश सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन की भूमिका को बढ़ाने के दृष्टिकोण के अनुरूप गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के विकास के लिए प्रमुख जल मार्ग विकास परियोजना सहित विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में 45,000 करोड़ की जो धनराशि दी गई है वो कौन से मार्ग के लिए, कौन सा जलमार्ग रूट है जिसके लिए दी गई है, तो कौन सा है ये, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली नेशनल वाटरवे 1,
ये नेशनल वाटरवे 1 है, आप इसको याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो गंगा भागीरथी हुगली है, ये कौन सा नेशनल वाटरवे है, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है ये। इसके लिए 45,000 करोड़ की लागत वाला एक मतलब कुछ मिशन चलाया जा रहा है। उसमें और भी बहुत सारी योजनाएं सम्मिलित होंगी, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर क्या है, मैरीटाइम इंडिया विजन। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का जो है कि हमने जो सोचा है कि पानी जल से रिलेटेड जो हम नई नई योजनाएं स्टार्ट करेंगे, उसमें कौन कौन से कार्गोज वगैरह, शिप्स वगैरह उतारेंगे और रूट्स को कैसे डाइवर्ट करेंगे या रूट्स को कैसे अच्छे से बनाएंगे, बंदरगाह वगैरह डेवलप करेंगे। उसमें जो हमारा मैरीटाइम विजन है, जो विजन है 2030 वाला, कि मॉडल हिस्सेदारी को 2% से बढ़ा करके 5% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इस नेक्स्ट क्या है, इस लक्ष्य में समुद्री अमृत माल विजन 2047 के अनुरूप कार्गो की मात्रा मौजूदा IWT 120 से 500 करने की इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो अमृत माल विजन परियोजना है वो किससे रिलेटेड है, तो ये भी जलमार्ग से रिलेटेड है, कार्गो शिप्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड है। इसमें कहा गया है जो हमारे पास 120 कार्गो है उसको लगभग हम 500 कार्गो करने की हमने लक्ष्य रखा है। इससे अब इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल वाटरवे वाला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि नेशनल वाटरवे कौन सा है, कौन सा नंबर का है, तो पहले नंबर का है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, अमेरिका ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेराग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है। अभी हमने हाल ही में कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 कंप्लीट किया था। आप बताएंगे चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, लैंडर रोवर वगैरह क्या थे उसमें, और उसका हमारा उद्देश्य क्या था, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में स्टार्टिंग क्लासेस से पढ़ाया था। जब ये वाली क्लासेस स्टार्ट हुई है करंट अफेयर्स की, तो आप मुझे बताइएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसी की अगली कड़ी के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चंद्रमा से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई मिशन लॉन्च किया जा रहा है, हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट कड़ी के रूप में ही है ये है, क्योंकि हमने भेजा था, रसिया ने भी भेजा था, अब अभी क्या है अमेरिका भी भेजने वाला है कुछ दिन में। और ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें देखेंगे क्या है, कॉमर्शियल लैंडर, पहली बार कॉमर्शियल लैंडर यूज हो रहा, मतलब कि अपने देश के साथ मतलब जो गवर्नमेंट है वहाँ की अमेरिका की, उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनीज वगैरह के भी वहाँ पे पेलोड्स भेजे जा रहे हैं, इसलिए कॉमर्शियल लैंडर बन गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है, इसका नाम याद रखिएगा, पेराग्रीन 1 लैंडर। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में चंद्रमा मिशन में जो पेराग्रीन 1 लैंडर यूज किया गया किस देश का है, तो USA अमेरिका का है, ठीक है। ये कब भेजा जाएगा, 23 फरवरी को दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल लैंडर ये भेजा जाएगा, ठीक है। भारत का जो था चंद्रयान 3 है, रूस का जो है लूना मिशन है, मैं बताया था आपको 44 46 करके लूना मिशन वगैरह भेजे गए हैं उनके, आप इसको एक बार देख लीजिएगा हमारे पुराने वीडियोज़ में। इस मिशन को एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी में मिशन निदेशक जो है, मतलब इस जो मिशन भेजा जा रहा है हमारा ये मतलब पेराग्रीन 1 लैंडर, इसके निदेशक कौन है, सदर भास्करन लीड कर रहे हैं। जो ये अमेरिका का जो भेजा जा रहा है मिशन, उसमें ज़्यादातर जो वैज्ञानिक वो भारतीय हैं, भले ही वो अमेरिका का मिशन है, लेकिन उसमें जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो उसको लीड कर रहे हैं, लीड कर जिनका नाम क्या है, शरद भास्करन है, लीड कर रहे हैं मानव। और इस वाले में ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें है मानव अस्थियां भेजी जाएंगी, मतलब अलग तरीके का ही उनको जुनून है, क्या है इस वाले मिशन में मानव अस्थियां भी भेजी जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मिशन में मानव अस्थियां चंद्रमा पर भेजी जा रही हैं। नाम क्या है, पेराग्रीन 1 लैंडर है। और इन अस्थियों को भेज कौन रहा है, मतलब 2 प्राइवेट कंपनियां हैं, वो मिल करके उन्होंने सब जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट है भेजने में, जो भी चीज़ें लगेंगी उसको मतलब पैसे जो भी लग रहे हैं वो सब मिला करके भेज रहे हैं। तो 2 कंपनियां हैं, कौन कौन सी हैं, एथिसियम स्पेस और सेलेस्टिस, ये 2 कंपनियां हैं, एथिसियम स्पेस और सेलेस्टिस, आप इसको याद रखिएगा अच्छे से। नाम की कंपनियां हैं जो इस चंद्र मिशन में किस मानव अस्थियों को भेज रही है। नेक्स्ट इसमें क्या है, जो ये हमारा ये मिशन जा रहा है उसमें 20 पेलोड्स हैं, जिसमें सिर्फ 5 ही नासा के हैं, तो 15 जो पेलोड हैं वो अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, जो मिशन भेजा जा रहा है उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य वही है कि चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज करना, और चंद्रमा के जो हमारा लैंडर वहाँ पे होगा उसके आसपास इन्वायरमेंट कैसा है, ये चंद्रमा की बाह्य सतह जो है वहाँ पे कौन कौन सी गैसों का कैसा मिश्रण है, और डेंसिटी कैसी है गैसों की, गैसों वगैरह के बारे में अध्ययन करना, ये सब चीज़ें इसका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है, भारत के MSME
ठीक है। जो हमारे MSME है परिदृश्य को आगे बढ़ाने वाले शीर्ष 3 राज्य CBRI क्रेडाई रिपोर्ट करना। मतलब क्या बोला है कि जो 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो MSME को बहुत आगे प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे MSME बहुत मतलब ग्रो कर रही हैं, उनके बारे में है। ठीक है, ये हमारा क्या है, CBRE क्रेडाई रिपोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, इसमें कौन कौन से 3 स्टेट हैं, एक महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश है। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जो MSME को बहुत आगे प्रमोट करें। सामूहिक रूप से 3 करोड़ रुपए पंजीकृत किए हैं इन्होंने। 40% का संचालन करने के साथ ही इन्होंने ये सब स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी कितनी 9% है राष्ट्रीय हिस्सेदारी के साथ। नीतिगत प्रोत्साहन और प्रमुख समूहों को बढ़ावा देने के पर सफल हुए। मतलब जो ये MSME को प्रमोट कर रहे हैं उसमें धनराशि कितनी खर्च हो रही, 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़ MSME उन्होंने पंजीकृत किए हैं इसमें। ठीक है, और 3 करोड़ में भारत में जो 3 स्टेट है, देखते हैं कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र है, आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जिनमें MSME का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बहुत ग्रो कर रहे हैं। पहला हमारा महाराष्ट्र है, दूसरा हमारा है तमिलनाडु, तीसरा हमारा है यूपी। और यूपी पीछे से एग्जाम होने वाला है, RO का भी होने वाला है। तो हमारा जो यूपी का हिस्सेदारी कितनी है, वो सिर्फ है जो 1 करोड़ है उसका 9%। जो MSME है वो कहाँ से है, यूपी से बिलोंग करते हैं। फिर क्या है, CBRI क्रेडाई की एक हालिया रिपोर्ट भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के परिदृश्य का प्रकाश डालता है। वो सही ये सब बता रहे हैं कि इतने सारे यहाँ पे हैं, 3 करोड़ हैं, 3 करोड़ का 9% हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोन पे। डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड हमारा आर्टिकल नेक्स्ट है, क्या है, फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए रितेश पाई को CEO नियुक्त किया है। जो फोन पे का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है उसमें किसे अपना CEO नियुक्त किया है, रितेश पाई। जो रितेश पाई है ये बहुत जाने माने व्यक्ति हैं। फोन पे वगैरह हो गया, UPI हो गया, इनसे रिलेटेड रहते हैं, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। वो बहुत ही आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ों को, इसलिए भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फिनटेक फर्म फोन पे, आपसे पूछ सकता है ना कि जो फोन पे हम यूज़ करते हैं वो किस कंपनी के अंतर्गत आती है, तो वो वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फिनटेक फर्म है फोन पे। रितेश पाई को अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया है। यह विकास यूनिफाइड पेमेंट जो UPI को वैश्वीकृत करने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है, जो जापान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की रुचि को आकर्षित करता है। होता क्या, जैसे हम मतलब UPI वगैरह है, फ़ोन पे वगैरह है, हम भारत में तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप बाहर जाओगे तो कैसे यूज़ करोगे। पहले ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी क्या हो गया है कि आप बाहर जाकर भी अपना पिन वगैरह डाल करके जैसे आप पहुंचते हो या पहुंचने से पहले एक्टिवेट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बाहर ही पेमेंट कर सकते हो UPI के थ्रू। तो इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल देखोगे ना कि भारत के जो लोग हैं बहुत ज़्यादातर अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। जिसमें क्या हो गया, जापान हो गया, जापान में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, UAE में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, UK में रहते हैं। इसलिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है इसमें, फोन पे की अग्रणी सेवा UPI इंटरनेशनल। जो UPI है अभी तो सिर्फ भारत में ही, जैसे हमें पता है कि हाँ इंडिया में हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे दिमाग में आता है ना कि अगर हम कहीं बाहर चले गए, कंट्री से बाहर, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका के कनाडा में है या UK में कहीं है, और क्या वहाँ पे पेटीएम वगैरह है या वहाँ पे जो UPI वगैरह हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अपना वाला, तो उसी से रिलेटेड है कि अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो आप पिन सेट करके वहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हो। क्या फोन पे ने पिछले साल UPI इंटरनेशनल के लॉन्च के साथ सुर्खियों में टोरी थी, जो एक अभूतपूर्व सेवा जो विदेशी यात्रा करने वाले भारतीय उपयोगकर्ताओं को UPI का उपयोग करके विदेशी व्यापारियों को भुगतान करने की, जैसे आप बाहर गए कहीं, ठीक है, आप कहीं टूरिस्ट के रूप में पेरिस गए समझिए, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ पसंद आ रहा है, आपने कैश नहीं ले रखा है, तो आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो आप वहाँ पे UPI यूज़ कर सकते हो। अब ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि आप बाहर भी जाओ ना और आपको कुछ खरीदना है, कुछ करना है, पेमेंट करना है किसी को, तो आप वहाँ भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, ये सेवा स्थानीय QR कोड का उपयोग करते हुए संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, नेपाल और भूटान में व्यापारी दुकानदारों को कवर करती है। अभी के लिए फिलहाल कहाँ के लिए कवर कर रही है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी हम कहाँ इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो हमारा पहला है UAE है पहला, ठीक है, दूसरा हमारा सिंगापुर है, तीसरा हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है नेपाल,
जो नियर बाई कंट्रीज हमारी हैं, चौथा भूटान। देखिए नेपाल भूटान तो आपको आराम से याद रहेंगे, ठीक है, सिंगापुर भी याद रह जाएगा क्योंकि बहुत नियर बाई, और यूएई थोड़ा सा इसको बस याद रखिएगा कि यूएई है, सिंगापुर, नेपाल और भूटान, ये ऐसी दुकानें, ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी हम इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है, रितेश पाई के बारे में देख लेते हैं, वो क्या है कि भूमि पृष्ठभूमि और उपलब्धियाँ, उनकी उपलब्धियाँ क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या रहा, उसके बारे में देखते हैं। तो टेरापो में उत्पादों और समाधानों के अध्यक्ष के रूप में अपनी पिछली भूमिका में रितेश पाई ने वैश्विक स्तर पर भुगतान उत्पादों और समाधानों को लॉन्च करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यस बैंक में वरिष्ठ समूह अध्यक्ष और मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में काम भी किया उन्होंने, ठीक है। डिजिटल रणनीति और परिवर्तन में उनके नेतृत्व को प्रदर्शित किया गया, जो फिनटेक खिलाड़ियों के साथ सफल साझेदारी द्वारा चिन्हित किया गया। मतलब कि इनको बहुत सारी अलग अलग उपलब्धियां हासिल की, अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल उत्पादन की शुरुआत की है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में ओएनजीसी ने कौन सी नदी घाटी में तेल उत्पादन शुरू किया है। तो किसमें बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्टार्ट किया है। किसने किया है, तो ओएनजीसी ने किया है, आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या, ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल उत्पादन की शुरुआत करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे ऊर्जा अन्वेषण और उत्पादन में इसकी प्रमुखता बढ़ गई है। मतलब इससे क्या होगा कि जो हम एनर्जी वगैरह जो उत्पादन करेंगे तो वहाँ की जो बेल्ट है उसको बहुत फायदा होगा, एक तो वहाँ तो डेवलपमेंट हो जाएगा जो, और हम जब इम्पोर्ट वगैरह करते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस उससे आएगा, इसलिए अपने आप में बहुत मूड हो जाता है, ठीक है। भारत की अग्रणी ऊर्जा अन्वेषण उत्पादन कंपनियों में से एक है जो ओएनजीसी है। तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड जो निगम है ओएनजीसी, 7 जनवरी को डीप वाटर KGWN 98/2 ब्लॉक से पहला तेल उत्पादन शुरू करेगी। तो आपसे पूछ सकता है ना कि जो हाल ही में ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी में जो तेल उत्पादन करने वाली है, स्टार्ट किया उन्होंने, उसमें ब्लॉक का नाम क्या है। तो नाम क्या है, KG, यहाँ लिख देती हूँ, KGDWN 98/2 ब्लॉक। ये लोकेशन है जहाँ से वो तेल का खनन शुरू करने वाली हैं। काकीनाडा तट पर बंगाल की खाड़ी से कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित यह विकास भारत के ऊर्जा प्रदेश में एक महत्वपूर्ण है। तो है कहाँ पे, काकीनाडा तट पर है, बंगाल की खाड़ी में काकीनाडा तट पर ये स्टार्ट किया जा रहा है 7 जनवरी को, ठीक है। आप ब्लॉक का नाम देख लीजिए, KGDWN 98/2 ब्लॉक। यहाँ पे पहला खनन किया जाएगा या पहली बार यहाँ से चीज़ें निकाली जाएंगी। ठीक है, हमने देख लिया परियोजना का विवरण क्या है। 92 ब्लॉक से समुद्र तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है ये जगह, यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार। इससे क्या होगा, जो हमारा इंडिया है, मतलब आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, इसे मतलब बढ़ावा देना क्या, आप कोई चीज़ आप खुद घर पे ही बनाने लगेंगे तो बाहर से क्यों खरीदेंगे। जैसे हम घर पे अगर घर पे हम गुजिया मतलब गुजिया बना लें, मिठाई बना लें, कुछ भी जैसी चीज़ें जो अभी बाहर से खरीद रहे हैं, अगर हम घर पे बना लें तो हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, वो मतलब कम कर देंगे थोड़ा सा। अगर टेस्ट के लिए बात है तो खरीद सकते हैं। तो वही बोला है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा इससे, जब हम घर पर ही तेल हो गया, गैस हो गया, वो चीज़ें घर मतलब इंडिया में ही कहीं से निकाल सकते हैं, तो बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं हम थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो जो मतलब दूसरों पर निर्भरता है वो कम होगी। तो वही बोला है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स को संबंधित करते हुए उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत की अभियान को एक बड़ा बढ़ावा बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्य परियोजना के योगदान पर जोर देते हुए कहा है कि प्रतिदिन 45,000 बैरल तेल और प्रतिदिन 10 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होने की उम्मीद है। यह विकास ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के दृष्टिकोण को अनुरूप है। मतलब इतना ज़्यादा उत्पादन अगर होगा तो कुछ बहुत बहुत फायदे होंगे, आत्मनिर्भरता आएगी उस क्षेत्र में हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, GIM 2024 तमिलनाडु के 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था विजन का अनावरण। हाल ही में क्या है, तमिलनाडु सरकार ने अपना एक विजन शेयर किया है। क्या है, 2024 का विजन उन्होंने क्या शेयर किया है कि 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, वो अपने आप को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने विजन शेयर किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि GIM 2024 या फिर 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हाल ही में किस स्टेट ने अपने आप को लागू करने की घोषणा की है। तो कौन सा है, तमिलनाडु है, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन है।
के नेतृत्व में तमिलनाडु 2030 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था या डॉलर की अर्थव्यवस्था की योजना का अनावरण किया, जिसमें निवेश हो गया, मानव पूंजी हो गया, मतलब लोगों को अच्छे से शिक्षित करना, उनकी कौशल विकास करना, नवाचार मतलब नई नई चीज़ों को स्टार्ट करना प्राथमिकता दी गई है। इन्वेस्टमेंट पहले तो वो लाएंगे, अपने यहाँ के लोगों को शिक्षित करेंगे, अच्छे से पढ़ाई देंगे, अच्छे से उनको मतलब अच्छी नई नई चीज़ें सिखाएंगे, कौशल उनका इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद नवाचार भी करेंगे, कुछ नई नई चीज़ें भी अपने आप में लागू करेंगे या कुछ नई इंडस्ट्रीज नए स्टार्टअप्स करेंगे। इन सब के सबको मिलाकर वो 2030 तक अपने आप को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की उन्होंने घोषणा की है। कुछ तो स्टार्ट किया है उन्होंने, ठीक है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व वाले ये सब 7 जनवरी को उन्होंने स्टार्ट किया है, 2030 तक ये चीज़ें रिपीट हुई हैं, ठीक है। अब बस याद रखिएगा कि तमिलनाडु स्टेट है जिसने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो इसी में है, उनके 7 इंपॉर्टेंट विजन्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं जो उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। उसमें क्या है, निवेश, मैंने बताया आपको, वो इन्वेस्टमेंट बाहर से अपनी ओर लाने की ट्राई करेंगे। मानव पूंजी हो गया, जो भी वहाँ के लोग हैं स्केलिंग करेंगे, उनको अच्छे से व्यक्तियों को मतलब कौशल विकास कराएंगे। 1 करोड़ व्यक्तियों को उन्होंने उच्च मूल्य वाली नौकरियां स्थानांतरित करने के माध्यम से कार्यबल 60 लाख महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य है इसमें, ठीक है। नवाचार क्या है, उद्योगों को अकादमिक मतलब नई नई चीज़ें वो स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है उद्योग अनुकूल जलवायु, जहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे वैसी चीज़ें स्टार्ट करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। इसमें शासन क्या है, जो गवर्नमेंटल जो थोड़ा सा मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई नया डेवलपमेंट कार्य शुरू होता है ना, तो जो शासन की थोड़ा ढीला मतलब ढीलापन होता है, जो चीज़ें वो देखने को मिलती है उसको भी ठीक करेंगे वो। बुनियादी ढांचा, जो हमारा कहीं भी अगर अच्छा बिजनेस करना है तो वहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, सुविधाएं सब अच्छी होनी चाहिए, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। वो समग्र विकास मतलब सब कुछ, सारी चीज़ें मिलाकर के सभी जिलों, क्षेत्रों संबंधी मतलब सब कुछ मिलाकर वो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमी हो या लोगों का हो, मतलब जो कौशल विकास, सबको मिला करके वो अपना विकास करने वाले हैं। क्षेत्रीय फोकस क्या होगा उनका, स्टार्टअप्स करेंगे, नए नए स्टार्टअप्स को वो मतलब सपोर्ट करेंगे। अगर कोई नई चीज़ करना चाह रहा है, कोई नए बिजनेस डालना चाह रहा है, तो लोगों को सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, उनको गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलेगा, ये चीज़ें होंगी वहाँ पे। IT और GCC, ये नए सेक्टर्स वगैरह हैं, IT वगैरह है, उनको भी सपोर्ट मिलेगा इसमें। ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, उनको भी ये थोड़ा सा सराहना मतलब सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाया जा सके। बस आपको वो कैटेगरीज याद रखनी है कौन कौन सेक्टर में होगा, ठीक है। भौगोलिक विस्तार होगा, व्यापक दृष्टिकोण होगा, ये 2 चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको करंट अफेयर्स क्लासेस पसंद आ रही होंगी। जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, अगर आपका एग्जाम 3 महीने बाद होने वाला है और आप डेली 5 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप कितने सारे क्वेश्चन आप 3 महीने या 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे। आई थिंक वो एक साथ बैठ कर पढ़ने में आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक साथ दिमाग में घुसेंगे ही नहीं आपके, आप भूल जाएंगे। बट आप धीरे धीरे 5-5, 10 क्वेश्चन डेली पढ़ रहे हो ना, तो वो आपके दिमाग में धीरे धीरे फिट होते रहते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगे। तो डेली आप क्लासेस करिए, जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उनको सॉल्व करिए। बाहर से अगर आप कोई और चीज़ें फॉलो कर रहे हो, उसमें देखिए कि हाँ हमने क्या नया पढ़ाया है, आपने वहाँ पे क्या मिस किया है, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। चलिए, आपसे जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक पोर्शन हो, आपको टाइमली मिलते रहें। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।